Hello student. Today we are study about the class 10th science फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये जो कि क्लास 10th के कुछ बच्चों ने ये बोला था कि सर क्लास 10th का भी क्लास लीजिए, तो उस टॉपिक पे हम जो है फर्स्ट चैप्टर को से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कि पहला जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। हाँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब हमको ये देखना है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जैसे पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को हम एक तरह से कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो होता है पर्टिकुलर एक हमारा प्रोसेस होता है। प्रोसेस पर्टिकुलर कोई भी थिंग्स हो रही होती है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वही हमारा एक केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम 2+2 जो ऐड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं, 2+2 दिस गिव्स 4। तो ये हम पर्टिकुलर एक प्रोसेस कर रहे होते हैं और प्रोसेस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हम ये प्रोसेस किए और हमारा ये रिजल्ट मिला। तो जब हम पर्टिकुलर किसी भी प्रोसेस को इस शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तब हम उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है। तो केमिकल इक्वेशन पर्टिकुलर इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन शॉर्टली रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर इक्वेशन, पर्टिकुलर द प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे सोचिए कि हम ये कहें कि पर्टिकुलर एक मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए, फिर उसको जो है हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं और जब मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से बर्न होगा फाइनली ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये स्टेटमेंट कहना बहुत लंबा पड़ेगा, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्या, मैग्नीशियम। सिंपली हम इसे लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस क्या, ऑक्सीजन दिस गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हम लोग जो है इस तरह से लिखते हैं। ये हमारा एक पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन हो गया। तो इसमें भी ये बहुत लॉन्ग दिख रहा है कि पहले हम मैग्नीशियम स्टेटमेंट लिखेंगे, वर्ड्स लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन वर्ड्स लिखेंगे, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड वर्ड्स लिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एज ए साइंस रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। साइंस का मतलब इन द सेंस हम ये कर सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम लोग Mg से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, Mg, और ऑक्सीजन को हम O2 से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में रहता है एंड दिस गिव्स रिप्रेजेंट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं वो बैलेंस करके लिखते हैं। बैलेंस इन द सेंस हम लोग ये देखते हैं कि जो मॉलिक्यूलर वेट रिएक्टेंट साइड है, ये हम जो हमारा जो होता है ये साइड, दिस साइड कॉल्ड रिएक्टेंट और दिस साइड कॉल्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट साइड जितने जो मास होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ फॉलो करता है कि जितना मास रिएक्टेंट के साइड होना चाहिए उतना ही हमारा प्रोडक्ट की साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पे हमारा O2 है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो हमको 2 ऑक्सीजन चाहिए। तो या तो हम इसको डबल कर दें, अगर हम इसको डबल कर देते हैं तो हम ये हो जा सकता है, या इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम हो गया प्लस इसे हम हाफ O2 कर दें। अगर हम हाफ O2 कर दें तो 2 2 कैंसिल, 1 ऑक्सीजन आ जाएगा और फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, MgO, ये बन जाएगा। तो पर्टिकुलर कोई भी प्रोसेस है, जब पर्टिकुलर उसको एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो पर्टिकुलर ये हुआ कि पहले स्टेटमेंट हुआ, फिर इसको हम लोग जो है साइंस रिप्रेजेंट किए। साइंस रिप्रेजेंट करने के बाद हम यहाँ पे एक और कंडीशन फॉलो करते हैं, स्टेट का मतलब है कि पर्टिकुलर जो सबस्टेंस है वो किस फॉर्म में है। जैसे हमारा फॉर्म इन द सेंस हमारे जो टोटल इस मटेरियल्स होते हैं वो कितने फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमको पर्टिकुलर कोई भी सबस्टेंस जिस फॉर्म में होता है हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे मैग्नीशियम लिखिए, हम लोगों ने ये लिखा था कि मैग्नीशियम प्लस हाफ O2, ये हमने लिया था एंड दिस गिव्स MgO। तो यहाँ पे होता क्या कि ये जो मैग्नीशियम होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड स्टेट इन द सेंस ठोस स्टेट में रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं सॉलिड इन द सेंस यस। सॉलिड जो सॉलिड होता है, सॉलिड को हम लिखते हैं S, लिक्विड को लिखते हैं L, लिक्विड इन द सेंस L, और गैस को हम लिखते हैं G। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो मैग्नीशियम हमारा जो है सॉलिड स्टेट में होता है तो इसे हम S से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन हमारा गैसियस स्टेट में होता है तो इसे हम G से रिप्रेजेंट करेंगे, और MgO सॉलिड स्टेट में होता है तो हम इसे S से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी हम पर्टिकुलर इक्वेशन लिखते हैं तो हम उसको सब चीजें ध्यान में रखते हैं
कि उनका साइन 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 के अकॉर्डिंग रिएक्शन लिख रहे होते हैं, और पर्टिकुलर जो एलिमेंट जो मॉलिक्यूल्स जिस फॉर्म में रहता है उसका हम जो है स्टेट लिख रहे होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर कंसाइज वे था पर्टिकुलर कि कोई भी इक्वेशन को हम किस तरह से लिख रहे होते हैं और क्या उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये तो हमारा एक इक्वेशन की बात हो गई। अब बात हमारी ये होती है कि जैसे केमिकल इक्वेशन है, अगर कोई भी इक्वेशन आपको दे दिया गया तो हम उस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। मान लीजिए हम इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम हमने ले दिया और यहाँ पे हमने O2 लिख लिया और यहाँ पे हमारा MgO है। अब यहाँ पे तो ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस है नहीं, ये इक्वेशन भी बैलेंस नहीं है। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम इक्वेशन लिख रहे होते हैं हमेशा इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं। बैलेंस इन द सेंस जितना मॉलिक्यूल्स, जितना एटम हमारा रिएक्टेंट साइड होना चाहिए उतना ही हमारा जो है प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। कोई भी एटम के नंबर्स में चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ पे हमारा 1 है, तो यहाँ पे तो सिंपल आपको दिख रहा है कि तो हम लोग ऐसे इस जब पर्टिकुलर इक्वेशन दे दिया रहता है तो हम कैसे बैलेंस कर रहे होते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले सबको जो है बॉक्स बना देते हैं, सबका जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको इस तरह से हम बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो है यहाँ पे एटम लिखते हैं, एटम, और यहाँ पे हमारा जो है रिएक्टेंट लिखते हैं, रिएक्टेंट, और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सभी एटम के नंबर्स लिखते हैं। सभी एटम के नंबर्स लिखने का मतलब जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, मैग्नीशियम लिख दिया। पहला प्रोसेस हम बॉक्स में लिखेंगे, दूसरा प्रोसेस हमारा फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट। सेकेंड प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग जो है चार्ट टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम देखिए कितना है, रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 1 है, ठीक है। फिर इसके बाद हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, 2 है, और प्रोडक्ट में कितना है, 1 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिसका नंबर्स रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जितना हाई, जिसका सबसे हाई होता है, हम सबसे पहले उसको बैलेंस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम तो 1 है, मैग्नीशियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन तो सबसे पहले जो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, जहां से स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना, जिसका नंबर हाई होता है, चाहे रिएक्टेंट की बात करें चाहे प्रोडक्ट की बात करें, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर से हाई है, 3 है, तो नंबर से हाई होने का अकॉर्डिंग है कि हमको ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने का मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन है तो उसको 2 करना पड़ेगा। जब 2 करना पड़ेगा इसका मतलब प्रोडक्ट साइड हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम कितना हो गया, 2, मैग्नीशियम 2 हो गया, तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, ये माइंड में रखिएगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स है हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसे MgO है तो हम MgO2 नहीं कर सकते। हम मॉलिक्यूल में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, हम केवल फैक्टर्स में चेंजेस कर सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। ये तो जैसे एक एग्जांपल हो गया। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे आपका है Fe प्लस H2O, दिस गिव्स Fe2O3 प्लस Fe2O3 प्लस H2। इसको Fe2O3 ना लेके हम Fe3O4 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है, हमको इसको बैलेंस करना है। ये इक्वेशन हमको दे दिया, हमको इसको बैलेंस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनको बॉक्स में करेंगे। सभी मॉलिक्यूल्स को, अलग अलग मॉलिक्यूल्स को हम इसको बॉक्स में कर लेंगे, पहला प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, इनका टेबल बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे। चार्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमारा एटम हो जाएगा, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एटम की बात करें तो पहले हम आयरन से स्टार्ट करते हैं, आयरन हो गया। आयरन हमारा कितना है, यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में कितना है, 3, ठीक। इसके बाद हम लोग जो है हाइड्रोजन का चार्ट बना लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, ये सेम है। हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4। ये हम एक पहले चार्ट बनाएंगे। अब चार्ट बनाने के बाद जब हम बैलेंस करने की कोशिश शुरू करेंगे तो बैलेंस हम उस एलिमेंट से करेंगे जिसका नंबर सबसे हाई होगा।
तो यहाँ देखिए आयरन हमारा 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस है दोनों, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 4 है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे। तो ऑक्सीजन से स्टार्ट करने का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट में 4 है, तो प्रोडक्ट में 4 होने का मतलब अगर रिएक्टेंट में हमको 4 करना होगा तो इसमें हम क्या करेंगे? 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 का मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो इस पे हम क्या करेंगे? 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे? हमारा जो इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा? 4 का मल्टीप्लाई करने के अकॉर्डिंग Fe प्लस 4H2O, ठीक है, Fe प्लस 4H2O, दिस गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ये हो गया, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। तो अब ऑक्सीजन के बाद हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर दिया, तो जब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए कितना हो गया? 8। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर फर्दर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। इसका मतलब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हुआ, तो जब 4 का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 8 हो गया, तो यहाँ पे भी हमको 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि दोनों तरफ सेम है। तो जब 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4H2। अब 4H2 हो गया हमारा। अब हमारे पास क्या हुआ? हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब आयरन देख लीजिए, यहाँ आयरन 3 है, तो यहाँ इस आयरन में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि ये दोनों तो बैलेंस हो गया। जब ये दोनों बैलेंस हो गया तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 3 अगर है तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर हम लोग इस तरह से जो है बैलेंस कर रहे होते हैं। तो हमारा जो है पर्टिकुलर कोई भी इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के लिए हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रूल फॉलो करेंगे। ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन एक जिस वे में दिया रहता है उस वे में लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम उनको बॉक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे? ये टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद जो जिसका नंबर हाई रहेगा हम वहीं से बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने एक टेबल बनाया था, यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर 4 था, तो पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने में यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दिया। जब 4 मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 8 हो गया। जब 8 हाइड्रोजन हो गया इसका मतलब इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन हो गया है। रिएक्टेंट हमारा 8 हो गया ना, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हुआ। तो जब ये दोनों सेम था तो अगर 4 का मल्टीप्लिकेशन है तो 4 का यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद देखिए ये दोनों बैलेंस हो गए। अब आयरन हमारा 3 था तो आयरन भी 3 होना चाहिए, इसका मतलब रिएक्टेंट में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्टेंट 3 हो गया। तो पर्टिकुलर इस तरह से एक प्रोसेस हम एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आराम से कोई भी इक्वेशन हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हम एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन है, इसको ये तो बैलेंस नहीं है, इसका हम ये क्वेश्चन से ले लेते हैं आपका इक्वेशन। जैसे HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस है, HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, दिस गिव्स आपका है CaNO3 ट्वाइस, CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। ये हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। इसको हमको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है तो हम लोग क्या करेंगे? ये पहले इसको बॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे, देश 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 एंड देश, ये हो गया। अब हम इसका टेबल बनाएंगे। एटम हो गया, रिएक्टेंट हो गया, यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन ले लीजिए। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट में देख लीजिए, प्रोडक्ट में कितना है? 2 है, ठीक। हाइड्रोजन हो गया। नाइट्रोजन देख लीजिए, नाइट्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 1। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2, ठीक है, नाइट्रोजन भी हो गया। कैल्शियम पे आ जाइए, कैल्शियम यहाँ पे है 1, यहाँ पे कैल्शियम है 1, दोनों तरफ सेम है। ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 3 3 6
6 है। यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन कितना है 6, 2 का मल्टीप्लीकेशन है तो 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, इसका मतलब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे। तो ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे तो देखिए क्या है, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वो NO3 के फॉर्म में है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो NO3 के फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे जब भी ये प्रेजेंट रहेगा हमेशा NO3 के फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीजन अलग नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि अगर हम NO3 को बैलेंस करें तो इसके साथ साथ का ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे NO3 कितना है 2 है, NO3 2 है, तो अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दें, यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो NO3 हमारा 2 बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब 2 का जब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2HNO3, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा CaOH ट्वाइस, ठीक है, दिस गिव्स CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 6 ना, 6 और यहाँ 2 8 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 6 7 है ना, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है। इसका मतलब है कि अभी भी मुझको एक ऑक्सीजन इस साइड चाहिए, तो जब एक ऑक्सीजन इस साइड चाहिए तो यहाँ पे देखिए क्या है 6 2 8 6 1 7, और हाइड्रोजन हमारा कितना है देखिए इधर 2 2 4। तो अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहां से देखिए ये NO3 के फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे NO3 के फॉर्म में है। तो पहला हमारा केस क्या था, यहाँ NO3 के फॉर्म में रहेगा ऑक्सीजन, तो ये ट्वाइस है, तो हम पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए ट्वाइस कर दिए, ठीक है, ट्वाइस कर दिए। तो यहाँ पे जब ट्वाइस की तो ये हमारा हो गया। अब ऑक्सीजन इधर 8 है, इधर हमारा 7 था, तो हम जब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 3 2 6 एंड 2 8 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो, हाइड्रोजन देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 4 हो गया, यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो हमारे पास क्या हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस और नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बात है तो ऑक्सीजन हमारा 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, सॉरी कैल्शियम हमारा 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, कैल्शियम यहाँ 1 यहाँ है, 1 यहाँ। अब देखिए सभी इक्वेशन हमारे बैलेंस हो गए, सभी इक्वेशन हमारे क्या हो गए, बैलेंस हो गए। देखिए 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन देखिए 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, ठीक, ऑक्सीजन 8 हो गया, कैल्शियम 1। तो पर्टिकुलर इस प्रोसेस से हम लोग जो है इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते हैं। चलिए ये तो हमारा एक हो गया कि इक्वेशन कैसे बैलेंस कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम ये बात करें, जैसे कुछ इक्वेशन यहाँ पे और भी दे रखे हैं, जैसे एक क्वेश्चन है कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। जो मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन फर्स्ट क्लीन बिफोर बर्निंग। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाई मैग्नीशियम रिबन फर्स्ट क्लीन बिफोर बर्निंग। तो अब क्या करते हैं हम, जैसे होता क्या है कि मैग्नीशियम है, अब ये अगर एयर में रखा हुआ है तो क्या करता है कि मैग्नीशियम अगर ये रिबन है हमारा, ये एयर से रिएक्शन करेगा। जब एयर से रिएक्शन करेगा तो इसके जो लेयर होंगे, ये जो लेयर बन जाता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो जाता है। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये जो लेयर बन जाता है किसका हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन गया तो फर्दर जब हम ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो बर्न ही नहीं करेगा हमारा। ये जैसे कहने का सेंस ये है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले, बर्न करने से पहले हम इसको क्लीन करते हैं। मैग्नीशियम को क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मैग्नीशियम कहीं रखा हुआ है तो वो एयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है। अब उस लेयर को जब तक हम हटाएंगे नहीं, मैग्नीशियम डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा नहीं तो ये जलेगा नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो मैग्नीशियम रिबन होता है पहले हम उसको बर्न करने से पहले उसको रगड़ते हैं, उसको साफ करते हैं, फिर जब जलाएंगे तो जो मैग्नीशियम होगा डायरेक्ट ऑक्सीजन रिसीव करेगा और बर्न करना शुरू करेगा। इसीलिए जो है हम लोग इसको क्लीन करते हैं।
दूसरा दिया है कि कुछ इक्वेशन दे रखे हैं, उसको बैलेंस करके लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, दिया है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस तरह से लिखा हुआ है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। ये हमारा हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड ये दिया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, जब भी हमेशा बात करेगा हाइड्रोजन की, देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन एटम दोनों अलग हैं। हमारा अगर H लिखता है तो दिस वन इज द एटम, हमारा एटम है, और अगर H2 लिखता है तो दिस इज द मॉलिक्यूल्स, ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी हाइड्रोजन की बात करेगा तो हम हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में बात करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा और हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, H2 प्लस यहाँ पे Cl2, क्लोरीन भी हमारा Cl2 के फॉर्म में रहेगा, एंड दिस गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, ये HCl है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो हमारा 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन 1 ही था, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन 2 हो गया, 2 क्लोरीन भी हो गया, देखिए कुल 2 क्लोरीन। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो दिया है आपका बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड ऐसे लिखा है आपको, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, this gives barium sulfate, barium sulfate plus aluminium chloride, aluminium chloride। ये आपको इक्वेशन लिखना है। अब कह रहा है कि इसको आपको बैलेंस करते हुए इक्वेशन लिखना है। तो पहले हमको जिस फॉर्म में जो दिया है हम उसको उस फॉर्म में लिखेंगे। पहले देखिए जैसे बेरियम क्लोराइड है, तो देखिए क्या होता है कि अब ऐसे जब जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपको किसी भी कीमत में माइंड में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे बेरियम क्लोराइड 9th में आपको बताया गया होगा कि कैसे मॉलिक्यूल्स को हम फॉर्म करते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड की बात कर रहा था, यहाँ पे बेरियम हम लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन, बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होता है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, बेरियम 1 क्लोरीन 2, तो हम क्या लिखते हैं, BaCl2 ये लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट दिया है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, एल्यूमिनियम है, यहाँ पे सल्फेट है, तो यहाँ पे सल्फेट जो होता है वो -2 रहता है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस एंड दिस, Al2SO4 थ्राइस, ये हो गया। तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो इसका बेरियम क्लोराइड हमारा BaCl2 हो गया, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट हमारा क्या हो जाएगा, Al2SO4 थ्राइस, ये हो गया। दिस गिव्स क्या है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का मतलब BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का मतलब AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, हम बैलेंस करना शुरू करेंगे। बैलेंस करना शुरू करेंगे तो देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 2, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सल्फेट कितना है, 3, यहाँ पे सल्फेट कितना है, 1, तो यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेरियम कितना हो गया, 3, यहाँ पे बेरियम कितना है, 1, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए बैलेंस हो गया होगा। क्लोरीन कितना हो गया, 3 बेरियम 3 बेरियम, क्लोरीन देखिए 3 2 जा 6, देखिए 2 3 जा 6, क्लोरीन बैलेंस हो गया 2 3, बैलेंस हो गया 6, एल्यूमिनियम देखिए 2 है, एल्यूमिनियम 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो आपको जो है इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहले तो हम सिंपली मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिखेंगे, फिर अपने माइंड को यूज करेंगे कि किसका कितना आ रहा है। जैसे बेरियम यहाँ पे सल्फेट 3 था, यहाँ पे सल्फेट 1 था, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 था, यहाँ पे 1 एल्यूमिनियम था, तो 2 का मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है इसको बैलेंस कर रहे होते हैं। चलिए इसके बाद जैसे है हमारा सोडियम प्लस वाटर, एक दिया है सोडियम प्लस वाटर, यहाँ पे और भी बता देते हैं, सोडियम प्लस वाटर ये दे दिया है, और यहाँ पे दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये दिया है।
तो इसको बैलेंस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सोडियम है, सोडियम लिख दिया, प्लस वाटर है, H2O लिख दिया, दिस गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH कर दिया, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। जब हमने बताया कि जब भी हाइड्रोजन की बात करेगा हमेशा हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, H2 लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हमको इसको बैलेंस करना है, अपने हिसाब से बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 NaOH है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गया। तो हाइड्रोजन पहले तो 3 में आएगा नहीं, ऑड में जाएगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में रहता है। तो ये या तो 2 होगा या तो 4 होगा। तो यहाँ पे अगर 2 है, अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो गया। देखिए 4 हाइड्रोजन हो गया ना, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब देखिए 4 हाइड्रोजन 2 एंड 2, 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन देखिए कितना हुआ, 2, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे सोडियम कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि आपको जैसे प्रेशर नहीं देना है, आप पहले सिंपली क्या करिए, इसके अकॉर्डिंग सिंपली मॉलिक्यूल्स लिख दीजिए, एटम्स मॉलिक्यूल्स जो भी है वो लिख दीजिए। जैसे ही आप लिखेंगे आपको आइडिया लगने लगेगा कि कौन कहाँ पे क्या होगा, ठीक है। उसको बैलेंस करके लिख दीजिए इस तरह से, ठीक। तो ये जब आपको जब इक्वेशन क्वेश्चन आएगा तो सिंपली आपको ये इस तरह से लिखा रहेगा, अब उसको लिख के बैलेंस करना होता है। तो आप सिंपली लिखिए और बैलेंस कर दीजिए, ठीक। वो जो स्टेप बताया, इसके स्टेप का मतलब है कि स्टेप से करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। आप स्टेप नहीं करते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन बैलेंस कर दें तो इट्स ओके, डन, कोई वो प्रोसेस की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। ये हमारा हो गया बैलेंसिंग, कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते हैं। तो अब हमारा ये तो व्हाट इज द इक्वेशन हो गया, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा होता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अगर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन जैसे नाम ही है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन, एडिशन, कॉम्बिनेशन इन द सेंस एडिशन। एडिशन इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि दो अलग अलग एटम हो या दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो, ये दोनों जब रिएक्शन कर रहे होते हैं दोनों एसोसिएट करके मॉलिक्यूल वन प्रोडक्ट बनाए, दोनों जुड़ जाएं, बस दोनों जुड़ के केवल एक प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे अगर हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे Mg है, Mg है प्लस यहाँ पे हाफ O2 ले लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या बना है MgO। तो यहाँ पे देखिए ये अलग है, ये हमारा सॉलिड स्टेट में आएगा, ये हमारा गैस स्टेट में आएगा, और ये हमारा सॉलिड स्टेट में आएगा। ये हमारा अलग है, ये हमारा अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से एसोसिएट कर गए, दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे H2 है प्लस Cl2 है, दिस गिव्स 2HCl। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अलग है ये अलग है, दोनों जुड़ गए और यहाँ पे बन गया 2HCl। तो कहने का सेंस है कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, जब दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो वो हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे दोनों अलग अलग था, जुड़ गया, यहाँ पे दोनों अलग अलग था, जुड़ गया। तो इस तरह से और भी हम रिएक्शन थोड़ा सा ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है कैल्शियम ऑक्साइड, अगर हम ये ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये हमारा बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पिक लाइन है, इसे हम बोलते हैं पिक लाइन, पिक लाइन, लाइन, और ये हम बोलते हैं स्लैक लाइन, स्लैक लाइन, स्लैक लाइन, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे ये अलग है, यहाँ पे ये अलग है, और यहाँ पे ये बन जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, दोनों जुड़ जा रहे हैं, दोनों जुड़ने के बाद हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जो हम लोग घर में जब दिवाली आती है तो हम लोग क्या करते हैं, घर की पुताई करते हैं, मतलब चूना, चूना पोतते हैं। तो वो जो चूना हम लोग भिगोते हैं वाटर में, जो भिगोते हैं वो ये है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइन।
तो होता क्या है कि जब हम ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है, एक्सोथर्मिक इन द सेंस यहाँ पे हमारा दो टर्म आता है, हमारा दो कंडीशन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कोई भी रिएक्शन करा रहे हों और उससे एनर्जी निकल रहा हो, मतलब वो गर्म हो जाए, हीट हो जाए। जैसे यहाँ पे है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे ही हम चूना को पानी में डालते हैं, जैसे ही चूना को पानी में डालते हैं, क्या देखेंगे पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें से उष्मा निकल रही होगी, हीट निकल रहा होगा, एनर्जी निकल रही होगी, इससे पानी गर्म हो रहा है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन है जिसमें ऊर्जा निकल रही होगी, हीट निकल रहा होगा, एनर्जी निकल रही होगी, हम उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पे क्विकलाइन वाटर में जब भिगोते हैं तो ये वाटर जो होता है हीट हो जाता है, स्लैगलाइन बनाता है और हीट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, एक क्वेश्चन आता है व्हाइट वॉशिंग। यहाँ पे एक टर्म आता है व्हाइट वॉशिंग, ये अक्सर पूछता है व्हाइट वॉशिंग, व्हाट इज द व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग या which molecules are used in the white washing। तो उसमें होता क्या है, देखिए व्हाइट वॉशिंग में होता क्या है, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, हम इसको पानी में भिगोते हैं वाटर, ये हमारा स्लैग लाइन बन जाता है जिसको हम वॉल पे पोत रहे होते हैं, वॉल पे लगा रहे होते हैं, है ना। वॉल पे जब लगा रहे होते हैं तो होता क्या है कि ये इसी फॉर्म में लगता है, ये इसी फॉर्म में हम वॉल पे लगा रहे होते हैं। तो जब हम वॉल पे लगाएंगे तो ये हमारा किस फॉर्म में रहेगा, COH टाइप के फॉर्म में रहता है। अब हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, देखेंगे जो चूना होता है जब हम लगाते हैं तो जैसे जैसे वो सूखता है, जैसे जैसे समय बीतता है, उसमें लाइटिंग आने लगती है। शुरू में जैसे ही हम पोतते हैं तो लाइटिंग नहीं आती है, धुंधला धुंधला रहता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है उसमें लाइटिंग चमक आने लगती है। तो वो चमक क्यों होती है, होता क्या है कि जब हम ये चूने को वॉल पे लगाते हैं तो ये हमारा इस फॉर्म में होता है, लेकिन हमारा जो है चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो हमारा क्या बना देता है, CaCO3 प्लस H2O। तो यहाँ पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, और कैल्शियम कार्बोनेट में जो होता है काफी वाइट एकदम शाइनिंग होती है ये, और यही हमारा क्या है, मार्बल, ये है क्या है, मार्बल। मार्बल जो होता है आपका संगमरमर, उसका ये फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो होता क्या है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये हमारा चूने स्लाइड लाइन होता है, जब हम चूना को वॉल पे लगाते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारा काफी शाइन करता है, चमक रहा होता है, इसी को हम बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग। तो व्हाइट वॉशिंग में कौन सा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये फर्दर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसकी जो व्हाइट कलर का होता है, काफी शाइन होता है, और यही इसी को हम मार्बल भी बोलते हैं, संगमरमर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हो गया, ये हमारा किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट कर जाए और एक नया सिंपल मॉलिक्यूल्स बना दे, तब हम उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब इसके बाद हमारा जो है सेकेंड जो रिएक्शन है आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हम ये कर सकते हैं आपका, हाँ इसमें कुछ और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बनना है, कार्बन प्लस O2 ले लीजिए, CO2 हो गया, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन ले गया, CO2 हो गया। जिससे सेकंड कंडीशन ये है कि यहाँ पे दूसरा जो रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन, दूसरा जो रिएक्शन है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए इसमें डीकंपोजिशन का मतलब इसका नाम ही क्या है, डीकंपोज। डीकंपोज मतलब ब्रेक करना ना, ब्रेक करना, ब्रेक इन द सेंस टूट जाना। तो पर्टिकुलर कोई भी मॉलिक्यूल जब 2 और मोर देन 2 फॉर्म में ब्रेक करता है तब हम उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, हाँ।
मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर कोई भी एक मॉलिक्यूल होगा वो ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स बना लेगा, तो हम उसे बोल देंगे डिकम्पोजिशन। जैसे इसमें है आपका FeSO4, 2FeSO4, तो यहाँ पे सिंपली ये डिकम्पोज करेगा, ये टूटता है तो किसमें टूटेगा, 2FeO प्लस SO2 प्लस SO3, इसमें ब्रेक करता है। तो यहाँ पे आपका जो है सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है, आयरन ऑक्साइड भी बनता है, और किससे बनेगा, सिंपली फेरस सल्फेट से। ये जो फेरस सल्फेट है, ये जो फेरस सल्फेट है, ये हमारा जो है ब्रेक करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और SO3 बनाएगा। इसी तरह से जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात किए थे स्लैग लाइन का, अगर हम इसे हीट कर दें, सिंपली हीट कर दें, अगर हम इसे हीट कर देते हैं तो जैसे जब भी हम किसी भी सिस्टम को हीट कर रहे होते हैं या कोई थिंग्स को हीट कर रहे होते हैं तो पहले उसका क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल का मतलब H2O। अब हम देखेंगे कि इसमें H2O पॉसिबल है क्या, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो H2O निकल गया, H2O निकल गया, अब हमारा एक ऑक्सीजन बचा, एक कैल्शियम बचा, तो हमारा जो है CaO बन जाएगा, CaO, ये हो गया। तो ये भी हमारा टूट रहा है, लेकिन कैसे टूट रहा है, जब हम इसे हीट कर रहे हैं, हमसे हीट कर रहे हैं तब ये ब्रेक कर रहा है। तो जब हीटिंग के अकॉर्डिंग ब्रेक कर रहा होता है तब हम इसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक डिकम्पोजिशन का हुआ कि पर्टिकुलर कोई भी एक मॉलिक्यूल है जब 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है तब हम इसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। कब, जब हीट एनर्जी इन्वॉल्व होगा तब। अगर नॉर्मल ब्रेक करेगा तो सिंपली हम इसको डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट, एक तो हम लोग ये भी कर सकते हैं डिकम्पोजिशन में, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हमारा ब्रेक करेगा तो किसमें ब्रेक करेगा, CaO प्लस CO2 में, ये ब्रेक कर दिया। तो पहले हमारा एक ही मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया, इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, डिकम्पोजिशन, जब 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करे। ठीक है, ओके, ये हमारा डिकम्पोजिशन की बात हो गई। इसके बाद जो है हमारा होता है नेक्स्ट रिएक्शन है आपका इसी तरह से आपका PbNO3 ट्वाइस भी है PbNO3 ट्वाइस, ये ले लीजिए 2Pb, ये हमारा ब्रेक करता है तो 2PbO प्लस, ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया 4NO2, ठीक है, ये इसमें, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 6 12 है ना, तो यहाँ पे कितना हो गया 10, और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज करेगा। देखिए ये हमारा बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या कि लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट हमारा 2PbO में ब्रेक किया, NO2 में किया और O2 में ब्रेक कर दिया, तो इतने मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो हमारा डिकम्पोजिशन का पार्ट हो गया। डिकम्पोजिशन सिंपली माइंड मत करिए, डिकम्पोज मतलब ब्रेक कर जाना मोर देन 1 फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी आते हैं, जैसे अगर हम सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए, अगर सिल्वर क्लोराइड ले लेते हैं और इसे हम धूप में रख देते हैं, सनलाइट को हम लोग H से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब हम सिंपली सिल्वर क्लोराइड जो होता है क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर होता है सिल्वर क्लोराइड। और जैसे ही हम इसे धूप में रखते हैं, तो ये हमारा भी क्या करता है, वो ब्रेक करता है 2Ag प्लस 2Cl, ये इस सॉरी 2Cl नहीं Cl2 में ब्रेक करता है क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन क्या होता है, ये हमारा देखिए सॉलिड स्टेट में है, ये भी हमारा सॉलिड स्टेट में है, और ये हमारा गैस स्टेट में है। तो गैस हमारा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा ऊपर, लेकिन सॉलिड स्टेट में है तो इतना नीचे रहेगा। लेकिन सिल्वर का जो कलर होता है स्लाइटली ब्लैकिश ग्रे कलर का होता है, स्लाइट ब्लैकिश में जाएगा, मतलब ग्रे कलर। तो कहने का सेंस ये है कि इनिशियली जो सिल्वर क्लोराइड है वो हमारा जो व्हाइट कलर है, ठीक है, इनिशियली हमारा व्हाइट कलर है, लेकिन जब हम इसे सनलाइट में रख दे रहे हैं तो ये हमारा ब्लैक कलर हो जा रहा है और ये हमारा क्लोरीन गैस ऊपर चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोज कर जा रहा है। सिल्वर क्लोराइड हमारा डिकम्पोज करता है सिल्वर में, और प्लस क्लोरीन गैस ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से इस कारण जो कलर होता है ब्लैक हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई व्हेन वी पुट द सिल्वर क्लोराइड इन द लाइट व्हाट हैपेंस। तो सिंपली आपको बोलना लिखना होगा कि इन व्हेन सिल्वर क्लोराइड
put in the light, then silver chloride will decompose in the silver and chlorine. Chlorine is the gas evaporated. Simply silver molecules obtained, which color is slight blackish. ठीक है, यही सब लिखना होता है. ठीक, इसी तरह से हमारा सिल्वर ब्रोमाइड की बात करते हैं. सिल्वर ब्रोमाइड ये स्लाइटली येलो कलर होता है, स्लाइट येलो कलर होता है. लेकिन जब हम इसे सनलाइट में रखते हैं तो ये हमारा हो जाता है सिंपली, इसको 2 ले लीजिए, 2Ag, इसमें सॉलिड स्टेट में आएगा प्लस Br2, ये हमारा गैस स्टेट में रिलीज कर जाएगा. ये हमारा सॉलिड स्टेट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा फोटोग्राफिक फिल्म होता है, जो एक्सरे कहिए, चाहे हमारा पहले इनिशियली हमारा निगेटिव्स आता था, क्लिक करने वाला कैमरा जिसमें निगेटिव्स लगता था, तो उसको हम जब लाइट में निकाल देते थे तो पूरा निगेटिव खराब हो जाता था. तो जो एक्सरेज होती है वो इसी तरह से होती है कि उस पर जो है सिल्वर ब्रोमाइड का जो है लेयर लगा होता है. तो जब हम लाइट फ्लैश करते हैं, जब हम उस पर लाइट फ्लैश करते हैं, इस पे जो आपका एक्सरे होता है, जब जैसे उस पर लाइट फ्लैश करता है तो ये तुरंत डिकम्पोज कर जाता है. और डिकम्पोज करेगा तो ब्रोमीन तो हमारा गैस रिलीज कर जाएगा. लेकिन ये जो हमारा सॉलिड सॉलिड आएगा तो वो जो ब्लैकिश हम लोग का जो इमेज बनता है, जो छाया बनती है, वो इसी सिल्वर का होता है. क्लियर है? तो ये भी हमारा डिकम्पोज करता है. तो ये कभी कभी आपको जो है क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं. ठीक है, इसके बाद जो है ये तो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया है. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन है क्वेश्चंस, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. थर्ड हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट हम दो रिएक्शन को एक साथ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों हम ले रहे हैं एक साथ. डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम एक साथ बता रहे हैं आपको. तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि सिंपली कोई एक मेटल हो, वो कंपाउंड से दूसरे मेटल को रिप्लेस कर रहा हो. जैसे यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो यहाँ पे देखिए आयरन है, जैसे आयरन है, प्लस यहाँ पे CuSO4 है. तो अगर हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे जो सिंपली आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से रिलीज कर देगा. कॉपर को रिलीज करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा FeCuSO4 प्लस आपका बन जाएगा कॉपर, ये रिलीज करेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट किसी एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है. ये कॉपर इसको रिप्लेस नहीं कर रहा है क्योंकि ये इसके साथ कोई कंपाउंड नहीं है, ये अकेला है. तो कॉपर तो इसको रिप्लेस नहीं करेगा, रिप्लेस इन द सेंस उसको दूसरे प्लेस पे हटाने का. तो ये आयरन इसको हटा रहा है, कॉपर इसको नहीं हटा रहा है क्योंकि ये तो अकेला है. लेकिन ये इसके साथ है तो आयरन इस सल्फेट से कॉपर को हटा रहा है. तो यहाँ इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कोई एक ही एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेसमेंट करे. लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स हों, दोनों में से जो मेटल होते हैं एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे होते हैं. जैसे हम लोग एग्जांपल यहाँ पे लिए थे इसका बेरियम क्लोराइड का, यहाँ पे BaCl2 लिए थे प्लस Al2SO4 थ्राइस लिए थे, है ना. ये हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा था, BaSO4 में प्लस AlCl3 में, ये हमारा था. तो इसको जब हम बैलेंस किए थे तो हमारा 3 मॉलिक्यूल्स था, ये हमारा जो है 3 मॉलिक्यूल्स था और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स था. ये हमारा बैलेंस था. तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, बेरियम ने एल्यूमिनियम को रिप्लेस किया किससे, सल्फेट से. तो हमारा यहाँ पे बेरियम सल्फेट हो गया. तो बेरियम ने एल्यूमिनियम को रिप्लेस किया और एल्यूमिनियम ने बेरियम को रिप्लेस किया. तो देखिए एल्यूमिनियम अगर बेरियम को रिप्लेस किया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनना चाहिए था, बन गया. बेरियम एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर किया तो सल्फेट बनना चाहिए था, सल्फेट बन गया. तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं. जब दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे होते हैं तब हम इसे बोलते हैं डबल. और जब सिंपली वन मॉलिक्यूल रिप्लेस कर रहा होता है, वन एटम रिप्लेस कर रहा होता है, तब हम इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. तो ये माइंड में रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है. डबल डिस्प्लेसमेंट में बोथ एटम आर रिप्लेस ईच अदर, बट इन डिस्प्लेसमेंट ओनली वन एटम रिप्लेस द एटम. क्लियर. तो ये हो गया. अब इसका एक एग्जांपल हम और भी ले लेते हैं. जैसे यहाँ पे लेड ले लीजिए, लेड Pb प्लस CuCl2 ये ले लीजिए. तो यहाँ पे सिंपली Pb क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे बन जाएगा हमारा क्या, PbCl2 प्लस कॉपर. ठीक है, ये बन गया. और इसके केस में अगर हम देखें, इसके केस में अगर हम देख लेते हैं, डबल डिकम्पोजिशन के केस में अगर हम देख लें तो यहाँ पे Na2SO4 प्लस BaCl2 ले लीजिए, BaCl2. अब क्या करेगा, सोडियम यहाँ और बेरियम यहाँ,
दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेरियम यहाँ पे आया तो बेरियम जब यहाँ पे आएगा तो BaSO4 बन जाएगा, प्लस सोडियम यहाँ पे जाएगा तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन तो 2NaCl ये बन जाएगा। तो क्या हुआ, सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया, बेरियम सल्फेट के साथ चला गया। देखिए दोनों एक दूसरे को रिप्लेस किए तो ये हमारा हो गया डबल डिकम्पोजिशन, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे सिंपली वन एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे 1 and 1 डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि व्हेन only one atom replace the atom, only one atom participate in the replacement called displacement. If both atom replace each other then called double displacement. ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये पर्टिकुलर ये रिएक्शन का पार्ट हुआ। इसके बाद एक कंडीशन और आती है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो देखिए ऑक्सीडेशन और एंड रिडक्शन की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे वे हैं ना, बहुत सारे वे हैं कि इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में हम कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रेफरेंस में कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं। तो बहुत सारे वे हैं, लेकिन अभी आपको 10th में है तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, बस इतना सोचना है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, कोई भी एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो, अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो वो हमारा ऑक्सीडेशन में जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिया था मैग्नीशियम, यहाँ पे हमने मैग्नीशियम लिया था प्लस हाफ प्रोटॉन लिया था, तो यहाँ पे क्या बन जा रहा था MgO, है ना, MgO। तो यहाँ पे मैग्नीशियम अकेला था लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तब हम इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर, मतलब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे हमने लिया था कार्बन प्लस O2, तो हमारा क्या हो गया CO2। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो जब कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑक्सीडेशन में चला जाएगा। ठीक है, जैसे हमने एक आयरन का लिया था, आयरन Fe प्लस 4H2, तो यहाँ पे हमारा क्या था Fe3O4, हम लोग ये ले रहे थे, है ना, यहाँ पे 3 ले लिए, Fe3O4 प्लस यहाँ पे हमारा हो गया 4H2, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए आयरन यहाँ अकेला था लेकिन यहाँ पे आयरन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आया। तो कोई भी एटम है अगर उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तब वो हमारा ऑक्सीडेशन आएगा। ये सब किसके रिएक्शन थे, ऑक्सीडेशन के। अभी हम रिडक्शन नहीं बताए हैं, ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि पर्टिकुलर कोई भी एटम है उसके साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वो हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, उसी का जस्ट रिवर्स करेंगे कि अगर किसी भी एटम में अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्लोरीन का, Cl2 ले लीजिए प्लस यहाँ H2 ले लीजिए, तो ये हमारा 2HCl हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्लोरीन अकेला है, अकेला इन द सेंस क्लोरीन Cl2 है तो आपस में है। जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तब रिडक्शन, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये केस है। तो ऑक्सीडेशन कब, जब ऑक्सीजन ऐड हो, रिडक्शन कब, जब हाइड्रोजन ऐड हो। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। ठीक है, हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए दोनों को आइडेंटिफाई करना होगा तब क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे CuO है, CuO प्लस H2 है। ठीक है, CuO प्लस H2, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, Cu प्लस H2O, ये हो गया। तो देखिए हमने क्या बताया था, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े वो हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीजन किससे जुड़ा, हाइड्रोजन से, इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ध्यान में दीजिएगा, ऑक्सीडेशन, है ना। ध्यान से ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी
एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल्स हो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, तब वो हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, पहले ऑक्सीजन था, अब अगर हम इसको ऐसे देख लें, पहले ऑक्सीजन था, अब ये ऑक्सीजन निकाल दिया, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर हम इसको ऐसे लिखते Cu+O, ये हमारा Cu होता, तो अगर इसको करते तो हम लोग क्या करते, ऑक्सीडेशन करते, ऑक्सीडेशन, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम इधर चले, इस साइड चले, इस साइड चले तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन अगर रिवर्स कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन हमारा बाहर चला गया, ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन अगर रिवर्स हम आते हैं, उल्टा चलते हैं, तो ऑक्सीजन निकल रहा है, तो जब ऑक्सीजन निकलता है तब हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन, रिडक्शन। तो यहां पे दो केस आता है, देखिए, इफ O2 add or O2 add or H2 release, H2 निकल रहा हो, तब हम इसे बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इफ O2 रिलीज और H2 ऐड, तब हम इसे बोलते हैं रिडक्शन, ये माइंड में रखिएगा, रिडक्शन, ठीक है। तो यहां पे देखिए, O2 ऐड और H2 रिलीज, O2 ऐड ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, रिडक्शन में देखिए, इसमें देखिए O2 हाइड्रोजन में O2 क्या ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे देखिए O2 रिलीज, O2 रिलीज, O रिलीज, O CuO है, O यहाँ पे रिलीज कर गया, तो क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। तो इस तरह से पर्टिकुलर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ओके। एक और हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे MnO2 है, ठीक है, इसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, चलिए हम बता देते हैं आपको, जैसे यहाँ पे लिया है आपके क्वेश्चन में है, तो हम बता देते हैं इसको, MnO2 है ना, प्लस 4HCl है, ठीक है, प्लस आपका है दिस गिव्स है MnCl2 प्लस 2H2 प्लस Cl2, ये है, ये क्वेश्चन दिया गया। अब आपको ये देखना, इसमें ये बताना है कि कौन सा ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तो अगर हम ऑक्सीजन के रेफरेंस में देखें, ऑक्सीजन के रेफरेंस में देखें, तो यहां से मैग्नीज से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। यहां मैग्नीज से ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। उल्टा हो गया, उल्टा उल्टा, सॉरी, ऑक्सीजन ऐड होता है तब ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे दो ऑक्सीजन था, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो जब ऑक्सीजन रिलीज करता है तो हमने क्या बताया था, सॉरी रिडक्शन बताया था ना, रिडक्शन ना, ऑक्सीजन रिलीज करता है तो रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो रिडक्शन हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, और यहाँ पे क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो जब हाइड्रोजन निकलता है या ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है, दोनों केस है, हाइड्रोजन रिलीज ना, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन रिलीज और ऑक्सीजन ऐड, तब हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन हमने बताया था, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये ध्यान में रखिएगा कि पर्टिकुलर कोई भी ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, मतलब दोज रिएक्शन in which both oxidation and reduction take place, ठीक है। ऐसा कोई भी रिएक्शन हो जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ रिएक्शन होता है,
कॉल्ड व्हाट, रेडॉक्स। इसका ऐसे भी देख सकते हो, रेड ऑक्स, हाँ, रेड रिडक्शन, ऑक्स ऑक्सीडेशन। इसका मतलब दोनों साथ में होगा। ऐसा कोई भी रिएक्शन होगा जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में होगा, तब हम उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये हमारा टोटल टाइप ऑफ रिएक्शंस हो गए। इसके बाद एक कंडीशन आती है करोजन। करोजन करोजन कोरोजन। कोरोजन का मतलब ये होता है कि जैसे पर्टिकुलर हम लोग आयरन ले लेते हैं, अगर हम हमारा सिंपली फ्रेश आयरन लेते हैं, तो फ्रेश आयरन लेते हैं तो क्या होता है, एकदम शाइनिंग कर रहा होता है, चमक रहा होता है ना, एकदम चमक रहा होगा। लेकिन कुछ दिन तक छोड़ दीजिए उसको बाहर। तो जब बाहर छोड़ देंगे तो क्या करेगा, मॉइस्चर, जो एयर मॉइस्चर होते हैं हमारे एयर में, बहुत सारे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉइस्चर के रूप में होंगे। तो वो जो आयरन होता है, हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि Fe है, ये आयरन है हमारा प्योर फॉर्म में। अब ये क्या करता है, वाटर से रिएक्शन करेगा, जो हमारे वाटर मॉइस्चर है, वाटर से रिएक्शन करके हमारा क्या बना लेता है, Fe3O4 प्लस यहाँ पे क्या बना लेगा, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 3, तो हमारा 4H2 हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो होता क्या है, हम प्योर फॉर्म में आयरन लिए थे, प्योर फॉर्म में आयरन लिए थे, लेकिन हमारा हो क्या गया, आयरन फेरिक ऑक्साइड, इसे हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, ये ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहले इनिशियली क्या था, ये आयरन था, लेकिन फाइनली क्या हो गया, इसमें कन्वर्ट कर गया। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो जंग लग जाता है, जो ना जो आयरन होता है उसमें देखेंगे कि ब्राउन ब्राउन कलर का लेयर चढ़ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं करोड करना। जब पर्टिकुलर कोई भी मेटल होता है, वो मॉइस्चर एयर से रिएक्शन करता है और वो उस पर एक लेयर बन जाती है उसके ऑक्साइड की, तो उसे हम बोलते हैं कोरोड करना ना, कोरोड करना बोलते हैं, और पर्टिकुलर इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। तो इसी तरह से हमारा सिल्वर है, जैसे सिल्वर है तो सिल्वर इनिशियली जब खरीदते हैं मार्केट में तो एकदम चमक रहा होता है, मतलब सफेद से व्हाइट कलर का शाइनिंग ना, स्लेटी कलर। लेकिन जैसे ही जैसे वक्त बीतता है वो ब्लैकिश होता जाता है। तो ब्लैकिश क्यों होता है, क्योंकि जो सिल्वर होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, सिल्वर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, Ag प्लस O2 हाफ O2, तो ये हमारा बन जाता है AgO, ये हमारा बन जाता है सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है, इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, ब्लैकिश टाइप का कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इनिशियली सिल्वर हमारा एकदम शाइन कर रहा होता है, जैसे जैसे वक्त बीतता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, सिल्वर ऑक्साइड बनाता है। सिल्वर ऑक्साइड हमारा क्या होता है, सॉरी Ag2O हो गया, यहाँ पे Ag2O होगा। ठीक है, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, क्योंकि सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, तो यहाँ पे Ag2O बनेगा। तो इसका जो कलर होता है वो ब्लैकिश टाइप ब्लैक होता है। तो इनिशियली ये तो चमक रहा होता है, लेकिन कुछ दिन तक पहने रहेंगे, फाइनली एक ब्लैकिश कलर ले लेता है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है। तो सिल्वर ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, और फाइनली फिर क्या होता है, जब हम उसे रगड़ रगड़ के साफ कर देता है तो फिर चमकने लगता है। तो साफ करने का मतलब क्या हुआ, इसका लेयर हट गया, इसका लेयर हट जाएगा तो अगेन हमारा सिल्वर आ जाएगा, तो चमकने लगेगा, फिर कुछ दिन बाद ये काला हो जाएगा, फिर रगड़ना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। इसी तरह से आपका जो है कॉपर है, कॉपर तांबा, जो देखेंगे घर में जो तांबा का बर्तन होता है, कॉपर होता है, क्या होता है, ये पहले तो एकदम पीतल जिसे हम बोलते हैं, सिंपली कर सकते हैं, जो चमक रहा होता है एकदम ब्राउन कलर का। लेकिन कुछ दिन तक छोड़ दीजिए उसको, तो उस पर उस पर जो एक लेयर बन जाती है हरे रंग की, स्लाइट हल्का हरा रंग आ जाता है। तो क्या करता है कॉपर, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये हमारा CuO बना लेता है, और जिसका कलर जो होता है वो ग्रीनिश होता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन इन द सेंस सिंपली हम कह सकते हैं कि व्हेन द मेटल पुट इन द एयर इन और मॉइस्चर, it gain the air moisture and form the oxides layer, and this process is called what, corrosion। या सिंपल स्टेटमेंट में ऐसे समझिए हिंदी में कि पर्टिकुलर किसी भी मेटल को जब हम एयर या मॉइस्चर में रखते हैं तो ये एयर मॉइस्चर से रिएक्शन करता है और फाइनली ऑक्साइड बना देता है, और पर्टिकुलर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं corrosion। ठीक है, ये हमारा हो गया। दूसरा टर्म आता है आपका एक रैंसिडिटी। क्या आता है, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई भी फैट, जैसे माखन ले लीजिए, इनिशियली माखन ना, दूध है, दूध बॉयल किया, बॉयल करने के बाद उसका जो मलाई है, अगर उस समय खाइए, तुरंत खाइए,
तो देखेंगे वो मीठा मीठा लगेगा या अच्छा लगेगा खाने में। लेकिन उसी को 2 दिन तक रख दीजिए, उस मलाई को, मक्खन का रूप ले लेने दीजिए, फिर अगर उसे खाइए तो देखिए कितना बहुत ज़्यादा खट्टा लगेगा ना, बहुत ज़्यादा खट्टा लगेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, नॉर्मली जो फूड मटेरियल्स होते हैं, जैसे खाना है आपका, ऐसे सोचिए खाना है, तो खाना जब हम बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं, उसमें तेल मसाला डालते हैं, तेल डालते हैं। तो ये जो तेल होता है जब काफ़ी देर तक रह जाता है ऐसे ही नॉर्मली, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, उसको रैंसिड कर देते हैं, मतलब बिगाड़ देते हैं, तो जिससे उसका टेस्ट जो होता है वो खट्टा खट्टा हो जाता है। तो कोई भी फूड मटेरियल्स है नॉर्मली, अगर उसके अंदर जो है खट्टेपन का एहसास होने लगे, खट्टापन आने लगे, बिगड़ जाए, तब हम उसे बोलते हैं रैंसिडिटी। ठीक है, तो इसी रैंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग जो देखेंगे, चिप्स जो खाते हैं आप, जो पैकेट होता है, पैकेट वाली जो भी चीजें होती हैं, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन भरी रहती है। क्यों भरी रहती है, नाइट्रोजन जो हमारा होता है वो ट्रिपल नाइट्रोजन, जैसे N2 के फॉर्म में होता है नाइट्रोजन हमारा N2 के फॉर्म में होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये जल्दी ब्रेक नहीं करता, और नाइट्रोजन कभी दूसरे से जल्दी रिएक्शन नहीं करता, ये बहुत ही अनरिएक्टिव होता है, मतलब ये N2 के फॉर्म में रहेगा, किसी चीज से रिएक्शन नहीं करेगा। तो जैसे चिप्स है या कोई भी फूड मटेरियल्स है, अगर उसको पैकेट में पैक करते हैं और उसमें ये नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, अगर उसमें ऑक्सीजन रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरी गैसेज रहेंगी तो रिएक्शन करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उन गैसों को बाहर निकालते हैं, उसमें केवल नाइट्रोजन गैस भरते हैं। जो नाइट्रोजन गैस होता है वो क्रिया नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता, और जब रिएक्शन नहीं करता तो फाइनली हमारा जो फूड मटेरियल्स होगा जैसे रहेगा वैसे ही बना रहेगा। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है भाई, नाइट्रोजन है तो कभी ना कभी और लीक करेगा, या कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे, या फूड मटेरियल से कुछ गैसेज रिलीज हो रही होंगी जो रिएक्शन करके खराब करेंगे, तो इसीलिए उस पर एक एक्सपायरी डेट लिखा लगा रहता है कि मैक्सिमम यहाँ तक ये एप्लीकेबल है, इसके बाद जो है इसमें से जो मालिक्यूल जो हम लोग सबस्टेंस लिए हैं उसमें से गैस निकलेंगी जो उसे खराब कर देंगे। तो इस उसमें जो भी गैसेज भरी, जो चिप्स लेते हैं या कोई भी पैकिंग मटेरियल्स होते हैं, उसमें हमारा नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, उसको एसिडिटी से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका जो है क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर था। इसी तरह से हम जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर का जो है वीडियो अपलोड करेंगे, और ये क्लास स्पेशली क्लास 10 के लिए, बच्चों के लिए थी। और ये अगर नॉर्मली देखा जाए तो हिंदी मीडियम के भी देखेंगे तो इजीली उनको समझ में आ जाएगा, इंग्लिश मीडियम के लिए तो क्लास था ही। तो आप अगर इस क्लास को देख रहे हैं, आपको समझ अच्छा लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आपको इजीली हमारा वीडियो अप्लीकेबल हो जाए। जो कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चंस है या चीज़ें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, तो आप कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है, ताकि हम उसको और इम्प्रूव कर सकें। ओके, थैंक यू।